सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर लेकर आया हूँ और ये है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इससे पहले हम लोग जो है वीडियो थर्ड में जो है या कह सकते हैं चैप्टर थर्ड में हम लोग पढ़े थे द्विध्रुवता का अंत, ठीक है ना। उससे पहले जो है पढ़े थे हम लोग पूरी दुनिया जो है दो ध्रुवीय में बटा हुआ था। एक था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर जो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया जो है या कह सकते हैं दुनिया में जितने भी देश हैं दो विचारधाराओं में बटी हुई थी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है यानी ये टूट जाता है कब 1991 को, जब ये विघटित हो जाता है तो लोगों के पास जो है एक तीसरा विकल्प लेकर के आता है ना। इसलिए यहाँ पर जो है कहता है कि सत्ता की वैकल्पिक केंद्र। और साथ ही बच्चों हम लोग देखे थे कि यूएसए ही एक महाशक्ति के रूप में बच गया था। लेकिन ऐसा हुआ कि बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, कौन? बिल क्लिंटन, ठीक है ना। जब से बिल क्लिंटन बने वो फॉरेन पॉलिसी की बजाय जो है डोमेस्टिक पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान देने लगे। तो पूरी दुनिया जो है या खास करके यूरोप के जो देश हैं और एशिया का जो देश है एक तीसरा विकल्प ढूंढने लगा, ठीक है ना। और क्योंकि उसको जो है सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, यही कारण है कि एक जो है वैकल्पिक केंद्र जो है इन्होंने तलाश की। चलिए हम लोग जानते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है कौन कौन संस्थाएं पूरी दुनिया में बनी, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व राजनीति की द्विध्रुवीयता व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो गई। जैसा कि मैंने कहा कि पूरी दुनिया जो है दो ध्रुवी में बटा हुआ था, एक है यूएसए और एक जो है यूएसएसआर था। लेकिन सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 को जब हो जाता है तब की बात बोला कि विश्व के अमेरिकी वर्चस्व प्रबल में उसके बाद जो है जैसे ही विघटन हो जाता है सोवियत संघ का, पूरी दुनिया में जो वर्चस्व जो होता है वो यूएसए का होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति बदलते गए और एक तत्कालीन राष्ट्रपति आया बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन जो है वो फॉरेन पॉलिसी के बजाय जो है डोमेस्टिक पॉलिसी पर जो है ध्यान दिया, जिसके कारण जो है पश्चिमी यूरोप हो गया या यूरोप के देशों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देने लगा, तो एक तीसरा विकल्प लेकर के आया। चलिए जानते हैं यहाँ पर जो है बोल रहा है इसी काल में सत्ता की कुछ वैकल्पिक केंद्र भी उभरने लगे। जैसे ही सोवियत संघ विघटन हो गया यानी दुनिया दो विकल्प था, एक तो है पूंजीवादी, एक था पूंजीवादी और दूसरा जो है वो है साम्यवादी। तो क्या था कि जब साम्यवादी का जो संगठन था वर्षा, वो क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। और उस वक्त जो है वर्षा में 15 देश थे, तो लोगों पर या देशों पर क्या है विश्वास उठ गया साम्यवादी से, है ना। और पूंजीवादी जो था यानी यूएसए जो था वो यूरोप के देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर देता है। तो यही कारण है कि नया विकल्प लेकर के आता है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकेंगे। यानी अमेरिका पूरी दुनिया में जो है अपना डोमिनेंस को या प्रभुत्व को जमा रखा था, तो इसको कम करने के लिए एक नया विकल्प जो है ढूंढ करके जो है यूरोप के देश जो है लेकर के आ रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ भी होता है तो अमेरिका जो है अपना डिसीजन थोपने की कोशिश करता है, या कहिए कि अमेरिका के डिसीजन के बिना कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इनका डोमिनेंस या डोमिनेट जो कर रहे थे उसको समाप्त करने के लिए जो है यूरोप के देश जो है एक विकल्प लेके आया यूरोपीय संघ के रूप में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यूरोप में यूरोपीय संघ देखिए जो है अमेरिका के डोमिनेंस से जो है हर एक कंट्री परेशान रहता है ना। तो उसके लिए जो है उसके डोमिनेट को सीमित करने के लिए जो है यूरोपीय संघ बनाया जाता है, यूरोपीय संघ का उदय हुआ। और एशिया की 8 अगस्त 1967 में स्थापित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, देखिए दो संगठन यहाँ पर जो है विकल्प के रूप में आ रहा है ना। सोवियत संघ के विघटन के बाद यहाँ पर एक है यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन, और उसके बाद जो है आसियान है, आसियान, ठीक है ना। यहाँ जो है दो संगठन उभर करके विकल्प के रूप में आता है। लोग जो है इससे जुड़ने लगता है, यूरोपीय संघ से जुड़ने लगता है, आसियान से जुड़ने लगता है, ठीक है ना। और अमेरिका जो है अमेरिका का जो प्रभुत्व रहता है उसको जो है कम करने के लिए जो है ये संगठन बनाई गई है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आसियान पढ़ेंगे। आसियान जो है एशिया के दक्षिण पूर्व देशों का जो संगठन रहता है, और यूरोपीय संघ तो यूरोप का ही रहता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ चीन और
जापान का आर्थिक शक्ति जो है के रूप में उभरना भी विश्व की राजनीति में व्यापक रूप से प्रभावित किया। देखिए यहाँ पर यूरोपीय संघ और एक संगठन आसियान, इसके साथ साथ जो है चीन भी काफी अपनी इकोनॉमी को प्रगति करता है, जापान भी करता है। यहाँ चार सत्ता का वैकल्पिक हो जाता है, लोग इन देशों से, इन संगठनों से जुड़ना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का वर्चस्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय यूनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 1992 में बना है, आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि यूरोपीय संघ का जो है निर्माण कब हुआ, तो 1992 में हुआ। यूरोपीय संघ का निर्माण जो है मॉस्ट्रिच संधि द्वारा 1992 में हुआ। देखिए पूरा यूरोपीय संघ जो बना जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा, और अमेरिका के वर्चस्व को या कहिए कि प्रभाव को रोकने के लिए जो है मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा जो है यूरोपीय संघ बनाया जाता है। अब जो भी डिसीजन लेगा वो क्या करेगा, यूरोपीय संघ लेगा। और इसमें जो है फ्रांस जो है बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, यूनाइटेड किंगडम भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। फ्रांस तो सीधा डिमांड कर देता है यूएनओ से कि जो है यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप में जो है क्या करे, तो नाटो का जो प्रभाव है उसको कम किया जाए। तो नाटो को प्रभाव को कम करने के लिए ही यूरोपियन यूनियन जो है बनाई गई थी, ठीक है ना, और इसका डिमांड कौन किया था, फ्रांस किया था, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए कि यूरोपीय संघ का निर्माण जो है मॉस्ट्रिच संधि द्वारा 1992 में हुआ। यूरोपीय संघ का जो लागू हुआ, देखिए स्थापना जो है 1992 में हुआ था, स्थापना जो है कब हुआ यूरोपीय संघ को, 1992 में, लेकिन इसको लागू कराने में जो है, लागू कराने में थोड़ा टाइम लगी। 1 नवंबर 1993 को जो है यह संस्था चलना शुरू हो जाता है। अब इसमें देखिए यूनाइटेड किंगडम जो ईयू की संस्था का सदस्य जो है 2020 में संगठन छोड़ देता है। ईयू के मतलब है यूरोपियन यूनियन का जो है संगठन को 2020 में यूनाइटेड किंगडम अपने आप को अलग कर लेता है, किससे, यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, ये बातें भी याद रखनी है कि यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपियन यूनियन को कब छोड़ा। यूरोपियन यूनियन बहुत ही बड़ा जो है यूनियन है, और लमसम जो है 28 देश जो है पहले था, लेकिन अभी जब से यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो इस संस्था में जो है 27 देश जो है शामिल है। ठीक है ना, यूरोप के कितने देश, तो 27 देश। ये भी याद रखना आपको कि यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 27 है। ठीक है ना, कब, यूनाइटेड किंगडम को निकलने के बाद। यूनाइटेड किंगडम जब से था तो यूरोपियन यूनियन की जो संख्या थी वो 28 था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा भी है। देखिए यहाँ पर जो है यूरोपीय संघ जो है अपना एक मुद्रा का भी निर्माण किया है जिसका नाम है यूरो। ठीक है, यूरोप में जो है क्या चलता है, यूरो चलता है। ठीक है, जिस तरह इंडिया में INR चलता है, इंडियन रुपी चलता है INR, उसी तरह जो है यूरोप में जो है क्या चलता है, यूरो चलता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय संघ का झंडा है। यूरोपीय संघ का झंडा जो है यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव का प्रतीक है। ठीक है, और इस झंडे में देखिए यहाँ पर इस झंडे में जो है 12 स्टार है। कितने स्टार है, 12 स्टार। और ये जो है सर्कल आकार का है, ये जो है सर्कल आकार का जो 12 स्टार है, इससे ये साबित होता है कि यह जो एकजुटता और सद्भाव का प्रतीक, या एकता, एकजुटता और सद्भाव का प्रतीक को बताता है, आपस में सब मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ 12 स्टार का मतलब ये नहीं है कि यूरोपीय यूनियन में जो है 12 को ही देश है, ऐसा नहीं है। 12 स्टार का तात्पर्य है एकता, एकजुटता और सद्भाव। ठीक है, और इसकी मुख्यालय बेल्जियम है। आपको ये भी याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है ना, अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है इस झंडे में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर 12 सुनहरी सितारों का एक वृत्त है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वृत्त है। ठीक है ना, उसके बाद जो है तारों की संख्या यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या से संबंधित नहीं है। मैंने अभी बताया कि जो 12 इस तरह जो है स्टार है ना, तो ये जो है यूरोपीय यूनियन के सदस्यों से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका जो संबंध है कि ये जो है एकता रहता है, एकजुटता रहता है, सद्भाव के साथ रहता है। ठीक है, बोल रहा है कि बल्कि यह पूर्णता और संपूर्णता का प्रतीक है ना, सब आपस में जो है एक दूसरे का कोऑपरेटिव है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ बोल रहा है ब्रिटेन के बाहर होने पर इसकी सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, 27। जब ब्रिटेन जो है बाहर हो जाता है किसे, यूरोपियन यूनियन से, तब जाकर के जो है यूरोपियन यूनियन की जो सदस्य देश रहता है वो 27 हो जाता है। अब यहाँ 23 जून 2016 में क्या होता है कि यूरोप संघ से अलग होने के लिए ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह। देखिए यूरोप यहाँ पर अलग क्यों होता है ब्रिटेन, ये भी थोड़ी सी कहानी जानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि मेरा दबदबा, जिस तरह नाटो में हम लोग देखते हैं कि नाटो में जो है अमेरिका का दबदबा है, किसका है, यूएसए का। ठीक है ना, उसी तरह ब्रिटेन चाहता था कि यूरोपीय यूनियन में मेरा दबदबा हो।
जब यूरोपीय यूनियन जो है ब्रिटेन की आइडियोलॉजी पर नहीं चलता है, तो एक क्या होता है, वोटिंग होती है, चुनाव होता है, ठीक है ना, जनमत संग्रह तैयार किया जाता है सदस्य देशों में। लेकिन क्या होता है कि पक्ष देश जो होता है वो 51.9% जो है यूरोपीय यूनियन की तरफ चला जाता है, और विपक्ष यानी ब्रिटेन की तरफ जो है 48.1% वोट जाती है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है हार जाता है, ग्रेट ब्रिटेन के नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन नहीं जाना चाहता है, इसीलिए अपने आप को जो है ग्रेट ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग कर लेता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है जनमत संग्रह। कब हुई थी यूरोपियन यूनियन के बीच जनमत संग्रह? 23 जून 2016 को। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि नाटो के तहत जिस तरह यूएसए का नेतृत्व है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन में ग्रेट ब्रिटेन का नेतृत्व चलना चाहिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो अधिकारी थे, एक जनमत संग्रह करवाया जाता है, वोटिंग करवाया जाता है। अगर ऐसा है कि अगर ग्रेट ब्रिटेन नेतृत्व करे तो कितने लोग वोटिंग करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के साथ कितने देश हैं, तो कुछ देश तो जाते हैं। 48.1% देश जो है ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में जो है वोट मारता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के पक्ष में जो है ज्यादा वोट आता है, जिसके कारण जो है ग्रेट ब्रिटेन उस चुनाव में हार जाता है और यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर लेता है। अब आगे क्या है कि यूरोपीय संघ के पक्ष में अपनी नीति के चलते ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 13 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, जहां पर यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिसी रहता है वो जीत जाता है और ग्रेट ब्रिटेन जो है हार जाता है। यही कारण है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन 13 जुलाई 2016 को क्या करते हैं, अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है उनका अलग होने का प्रोसेस। अब देखिए, यहाँ पर यूरोपीय संघ के 7 प्रमुख अंग हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन चार्टर भी बनाने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं बना पाया, यानी संविधान नहीं बना पाया। तो कुछ जो है इनके 7 प्रमुख अंग हैं। जिस तरह संविधान में जो है आर्टिकल्स होते हैं, उस तरह जो है यूरोपीय यूनियन का भी 7 प्रमुख अंग है। जिस तरह यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 6 अंग है, प्रमुख जो है 6 अंग है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी जो है प्रमुख 7 अंग है, ठीक है। तो ये 7 अंगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन कैसे चलती है। देखिए, यहाँ पर यूरोपीय यूनियन का एक काउंसिल है। क्या है? काउंसिल यानी परिषद, जो नियम कानून को बनाता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन अपना परिषद कब बनाया था? वर्ष 1949 में ही स्थापना कर रखा था, ठीक है ना। यह संघीय कानून का निर्माण करता है। यूरोपीय परिषद जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो क्या करता है? कानून का निर्माण करता है और यूरोपीय संघ के सभी देश पर लागू होता है। जो भी यूरोपीय परिषद कानून बनाएगा यूरोपियन यूनियन के लिए, उसके जितने भी सदस्य देश हैं सबको मानना, यह उन सभी पर लागू होता है। और 15 देशों के मंत्री शामिल होते हैं। जब कानून बनती है तो कितने देशों के मंत्री को शामिल किया जाता है? तो 15 देशों का। बोला कि प्रत्येक 6 महीना में परिषद की सदस्यता या सदस्य राज्यों के बीच बदलती रहती है। अभी यूएनओ में एक सुरक्षा परिषद है, यूएनओ है ना। सुरक्षा परिषद में भी 15 सदस्य हैं, लेकिन क्या है कि उसमें बटा हुआ है 5 जो ऐसे सदस्य देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं और 10 ऐसे जो हैं टेम्परवरी हैं। तो टेम्परवरी वाले को हर एक 2 साल में जो है परिवर्तन होता है यूएनओ में। लेकिन यहाँ पर जो है हम अगर बात करते हैं यूरोपियन यूनियन में, यहाँ भी 15 देश के मंत्री शामिल हैं, लेकिन ये क्या है कि हर एक 6 महीना में वो बदलता रहता है। और यूएनओ का जो टेम्परवरी मेंबर था वो जो है 2 साल में परिवर्तन होता था, ठीक है। अब हो रहा है कि यूरोपीय संसद, यहाँ पर भी एक संसद है। संसद में जो भी समस्याएं 27 देश का जो है समस्या है, वो संसद में ही वाद विवाद या कहिए कि चर्चा होती होगी। बोला कि यूरोपीय संसद की संख्या जो है कितना है? सदस्य संख्या संसद में 626 है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूरोपीय संसद में कितने सदस्य संख्या था? तो 626 था। ये 626 अपना अपना क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हुए रहते हैं और यूरोपीय संसद में जो है अपना जो है विचार रखते हैं कि मेरा देश में ये होना चाहिए, मेरा ये क्षेत्र में ये होना चाहिए, ठीक है ना। और संसद में ही कानून क्या होता है? पारित हो जाता है और डेवलपमेंट होता है। बड़ा इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो भी यूरोपीय संसद के लिए जो सांसद के चुनाव लड़ करके आते हैं, वो कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। भारत में भी तो संसद का जो चुनाव लड़ता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो यूरोपीय संसद के लिए भी कितना है? जो है 5 वर्षों के लिए जो है चुनाव लड़ते हैं। बोल रहा है कि इसमें सार्वजनिक महत्व के विषयों पर विचार विमर्श होता है। सार्वजनिक बोल रहा है कि पब्लिक जो गवर्नमेंट का जो समस्या है उस पर जो है, उस विषय वस्तु पर जो है विचार विमर्श होता है। अब आगे देखिए क्या बोलता है। बोला यूरोपीय आयोग है, कमीशन है जो काम करवाता है। बोल रहा है कि यूरोपीय कोयला, देखिए यूरोप के अंदर जो है कोयला है। उसके बाद जो है स्टील समुदाय है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, तथा यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय को मिलाकर यूरोपीय आयोग का निर्माण किया गया। देखिए, ये सारे जितने भी हैं, बिना कोयला, बिना स्टील का, बिना इकोनॉमी का देश डेवलपमेंट नहीं होता। ये सारे जो हैं मिलकर के एक आयोग बनाता है, कमीशन बनाता है। यही कमीशन क्या करता है? प्लानिंग बनाती है देश के अंदर जो है
डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, प्लान जो बनाता है आयोग बनाता है, ठीक है ना। तो आयोग के जरिए जो है, देखिए भारत में कौन बनाता है, भारत में जो है प्लानिंग कमीशन है जो 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ। उसके बाद एनडीसी है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जब से मोदी आया जो है एक नया संस्था बनाया जिसका नीति आयोग है। तो हमारे देश के अंदर जो है नीति आयोग, देखिए यहाँ पर भी आयोग की बात आ रही है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से जो है लगातार भारत के लिए प्लानिंग बना रही है। उसी तरह यहाँ यूरोप के लिए जो है यूरोपीय संघ एक आयोग बनाया, और उस आयोग में कौन कौन, तो यूरोपीय कोयला संघ, स्टील समुदाय, आर्थिक समुदाय और परमाणु शक्ति समुदाय मिलकर के जो है एक बनाया, किसके लिए, तो डेवलपमेंट के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि दी कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखिए जब भी 27 देश से आपस में जरूर झगड़ा वगैरह होता होगा, मनमुटाव होता होगा, तो उसको लेकर न्याय देने के लिए एक दी कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण किया गया था। यह न्यायालय यूरोपीय संघ की सभी कानूनों की व्याख्या करता है, यानी कानून की व्याख्या करता है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा दी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो है उसकी व्याख्या की जाएगी और न्याय दिलाया जाएगा, और सभी संधियों समझौतों को लागू करने और संबंधी विवादों का निपटारा जो है करता है। देखिए जो भी संबंधी विवाद होगा, जो 27 देशों के बीच जो है आपसी विवाद होगा, हो सकता है सीमा विवाद हो या फिर डेवलपमेंट की विवाद हो, है ना, बजट से रिलेटेड विवाद हो, तो सारी विवादों का जो निपटारा कहाँ से होगा, दी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, ठीक है ना। और बोले इसमें 15 न्यायाधीश होता है, जो ये कोर्ट के अंदर जो है कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। और एडवोकेट कितने होते हैं, महाधिवक्ता कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये आपको भी याद रखना है कि दी कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं, तो 15 होते हैं, और महाधिवक्ता जो होते हैं यानी एडवोकेट जो होता है वो 6 होता है। अब यहाँ पर एक और है लेखा परीक्षकों का न्यायालय। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें 15 सदस्य, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं, तथा इसका मुख्य कार्य जो है यूरोपीय संघ के आय व्यय का जो है परीक्षण करता है। अभी जो है ना, जो भी यूरोपीय यूनियन चल रहा है, यूरोपीय यूनियन, ये जो है ना यूएनओ के मद्देनजर देखते हुए जो है अपना संगठन को बनाया है। तो यूएनओ का जो 15-15 सदस्य है, भी 15-15 सदस्य रखा है, ठीक है ना, ये बात रखना है। अब जो है कि यहाँ पर काम क्या है इस न्यायालय का, परीक्षकों का न्यायालय का, तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो है जो भी यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है आय व्यय होगा, ठीक है, उसका जो है क्या होगा, परीक्षण होगा या लेखा जोखा किया जाता है। अब यहाँ 6 नंबर में आइए, तो यहाँ पर बोलता है कि आर्थिक और सामाजिक समिति है, ठीक है ना। बोला यह एक सलाहकारी संस्था है जिसमें 222 सदस्य हैं। देखिए यूरोपीय यूनियन को एक सलाह की जरूरत पड़ती होगी कि आप जो है अपने यूनियन के लिए क्या करना है, कौन जो है गरीब देश है उस पर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, कैसे करना है, ठीक है, या महामारी से कैसे बचत करना है, या पर्यावरण से रिलेटेड क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं ढांचागत विकास कैसे करना है। इसके सलाह के लिए जो है 222 सदस्य रखा गया था, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक समिति में जो है कितने सदस्य, तो 222 सदस्य। अब यहाँ यूरोपीय निवेश बैंक, देखिए यहाँ पर जो है 7वां और अंतिम जो है जो यूरोपीय यूनियन का जो अंग है उसमें यूरोपीय निवेश और बैंक। देखिए आज के डेट में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बिना बैंक का नहीं हो सकता, ठीक है ना। जितना भी कार्यक्रम होता है डेवलपमेंट का बाय बैंक होता है, और सरल और आसानी तरीके से जो है इकोनॉमी डेवलप होता है ना, सर्कुलेट होता है मनी। इसकी स्थापना यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति के साथ ही हुई एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इसका संचालन होता है, यानी इस बैंक में गवर्नर होता है। जैसे आरबीआई में जो है एक गवर्नर है। भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई जो है एक्ट जो है एक्ट 1934 के तहत 1934 के तहत हिल्टन यंग योजना के आयोग के द्वारा जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है स्थापना हुआ रहता है। आरबीआई की स्थापना भारत के अंदर जो है एक्ट 1934 और 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना होता है। इसमें क्या होता है कि एक गवर्नर होता है, और गवर्नर के द्वारा जो है भारत की करेंसी या भारत की जो है कमर्शियल बैंक है उसको नियमित और नियंत्रित किया जाता है। उसी तरह जो है यूरोपीय यूनियन के अंदर एक बैंक है जिसमें गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर के द्वारा जो है संचालन होता है। अब यह बोला जिसके सदस्य यूरोपीय संघ सदस्यों द्वारा मनोनीत होते हैं, जो सदस्य है उसको मनोनीत करके या उसको जो है सपोर्ट करके जो है गवर्नर्स को बनाया जाता है, और उसी के द्वारा जो है बैंक संचालित किया जाता है। अब बोला कि परियोजनाओं को धन देना, जो भी परियोजना प्रोजेक्ट जो तैयार किया जाता है यूरोपीय यूनियन के अंदर कि कौन सा ढांचागत व्यवस्था को डेवलपमेंट करना है, तो परियोजना को धन देना तथा साझे बाजार के संतुलित विकास के लिए कार्य करना इस बैंक का उद्देश्य। बैंक क्या है, ये इकोनॉमिक्स का विषय है। बैंक क्या है, बैंक वह संस्था है जहां जनता की जमा रकम को स्वीकार किया जाता है तथा जरूरतमंदों को ऋण देता है, साथ ही अन्य कार्य भी करता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साझे बाजार, जितने भी शेयर बाजार से रिलेटेड काम होता है बाय बैंक होता है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट जो है कोई शेयर से नहीं जुड़ सकते हैं, बाय बैंक ही आपको जुड़ना होता है। और जहाँ धन का लेन देन की बात होती है तो बाय बैंक ही होता है, ठीक है ना। तो बैंक का बहुत ही बड़ा रोल है देश के अंदर, है ना। बैंक वह संस्था है जहाँ जनता की
जमा रकम को स्वीकार किया जाता है तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान किया जाता है तथा अन्य कार्य भी करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूरोपीय की उपलब्धि क्या है। आखिर यूरोपीय यूनियन बनाया गया ना ही जो है अब जो है नाटो से उसका जो है नाटो से उसको सहयोग नहीं मिलने लगता है। कहाँ से? नाटो से। तो ये जो यूरोपीय यूनियन बनाया है ना, यूरोपीय यूरोपियन जो है यूनियन जो है बनाया, तो यूरोपीय यूनियन बनाने के बाद जो है क्या उपलब्धि हुआ? ठीक है, नाटो में उसको तो सहयोग नहीं मिलने लगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन जब बनाया तो इसमें कुछ तो जरूर उपलब्धि प्राप्त की होगी। तो यहाँ पर देखिए बोलता है कि यूरोपीय संघ विश्व राजनीति में एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरा। देखिए यहाँ पर जो है नाटो जो है पूंजीवादी और एक जो था इधर सोवियत संघ जो था समाजवादी। तो उसके अलावे एक तीसरा विकल्प जो है यूरोपीय यूनियन आया और यहाँ पर जो है बोला कि राजनीतिक क्षेत्र के क्षेत्र में एक शक्तिशाली संगठन के रूप में जो है उभरा। बड़ा इसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव जबरदस्त है। यानी जो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो सेना है या वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो काफी जो है प्रभावशाली है, यानी अच्छा है, मजबूती से काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो है बोलता है यूरोपीय संघ 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया। देखिए जहाँ पर यूनियन होता है ना, जहाँ मिलकर के एकता के साथ काम होता है तो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम बूम हो जाता है, यानी तीव्र गति से होता है। तो यूरोपीय संघ जो है 1992 में बना, लेकिन कह रहा है कि 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी और पांचवी जो है अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी। तो कहीं ना कहीं जो है एकता में बहुत बल है। इसका जीडीपी जो है 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक था। ठीक है ना, जो अमेरिका के जीडीपी से भी अधिक था। देखिए जो है पहले तो यूरोप के मैक्सिमम देश जो है, यानी अभी भी यूरोप के 21 देश ऐसा है जो नाटो में शामिल है। किसमें शामिल है? नाटो में। और नाटो की संस्था कहाँ का है? तो यूएसए का है। ठीक है ना, पश्चिमी गठबंधन इसको कहा जाता है। यूएसए का नेतृत्व में ये संगठन बनी थी। अभी वर्तमान में जो है 32 जो है 32 जो है सदस्य देश है नाटो का, उसमें जो है 21 देश जो है यूरोप का है। तो कहीं ना कहीं यूरोप के देश जो है नाटो पर निर्भर था, आश्रित था। लेकिन जब से यूरोपीय यूनियन बना 1992 को, और उसके बाद जो है 2005 आते आते जो है अमेरिका के जीडीपी से भी कहीं अधिक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है कि यूरोपीय यूनियन का जो जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है या घरेलू उत्पाद जो होता है, वो 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक है, जो अमेरिका के जीडीपी से कहीं अधिक था। चलिए आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं जो है अमेरिका से पहले आश्रित होता था, लेकिन ये हौसला दिखाया यूरोप के देशों ने और एक अपना यूनियन बनाया। और देखिए कि अमेरिका के जीडीपी से कहीं ना कहीं अधिक हो गया। तो ये अमेरिका के करेंसी के लिए बहुत ही नुकसान कर रहा था। कौन? यूरोपीय संघ। ठीक है, यानी यूरोपीय अमेरिकन डोमिनेंस को जो है कहीं ना कहीं रोक दिया। कौन? यूरोपीय यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अभी हमने कहा था कि यूएनओ में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो ये डिमांड किया था कि यूरोप के अंदर यूरोप के देश ही कोई नेतृत्व करेगा, ना कि यूएसए करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन का जो है अस्थायी सदस्य बन जाता है। जबकि ब्रिटेन तो 2020 में अलग हो जाता है। 2020 में जो है अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग कर लेता था। अस्थायी सदस्य सिर्फ जो है फ्रांस होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। हालांकि उस समय जो जब स्थापना हुई थी तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन के 2 अस्थायी सदस्य थे, यानी परमानेंट मेंबर जो है यूरोपीय यूनियन का। और जितना भी डिसीजन होता है वो फ्रांस के जरिए होता है। हालांकि फ्रांस ही जो है यूएनओ में डिमांड किया था कि जो है यूरोप में अमेरिका का डोमिनेंस नहीं चलेगा, यूरोप के देश ही कोई नेतृत्व करेगा यूरोप के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ जो है फिर बोलता है यूरोप संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो 550 से अधिक परमाणु हथियार है। ये दोनों जो है, अब अमेरिका पहले हथियार बनाया था 1945 में। सबसे पहले परमाणु का जो प्रभाव कौन दिखाया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 और 9 अगस्त को जापान पर जो है परमाणु का जो गिराया था, लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम। किस पर? जापान पर। उस समय जो है ये अमेरिका जो है यूएसए अपना जो है परमाणु हथियार बना रखा था, तब जाकर जापान में गिराया। उस समय रूस भी नहीं बना पाया था। तो आज के डेट में जो है यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो है 550 से भी अधिक परमाणु हथियार बना गया। कहीं ना कहीं यूएसए का टक्कर दे सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय एकता का महत्व। ठीक है, महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है? वो है कि अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है ना, जिसको मॉस्ट्रिच कहा जाता है। और इसी 6 देशों के द्वारा जो है सबसे पहले जो है यूरोपियन यूनियन बनाने की जो है बात कही गई थी। ठीक है ना, बड़ा यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय का भी गठन कब हुआ था? 1951 में। ये सारे जो तथ्य हैं, जो ये फैक्ट्स हैं,
आपको याद रखना है कि कब जो है यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया था। अब मार्च 1957 में हर एक बार जो है एक नया साल के बाद जो है एक नई कुछ ना कुछ संधि लेकर के आता है, संगठन बनाता है यूरोपीय यूनियन। तो देखिए मार्च 1957 में ही 6 देशों ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, है ना, इकोनॉमिक कह सकते हैं कि सोसाइटी बनाया, और यूरोपीय एटमो ऊर्जा समुदाय का भी गठन किया था कब 1957 में। तीसरा में आइए बोला कि जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। ठीक है, डेनमार्क जो अभी ग्रीनलैंड में जो है इसका दबदबा है, किसका, डेनमार्क का। ठीक है, अब यहाँ जून 1779 में बोल रहा है कि यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। देखिए यूरोपीय संसद भी जो है कब बना, तो 1979 को। अब आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि जनवरी 1981 में यूनान ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे जो है यूरोप के जितने भी पिछड़े हुए देश था या अलग अलग था, वो जो है यूरोपीय यूनियन की ओर जो है या यूरोपीय समुदाय की ओर जो है झुकाव शुरू हो जाता है। जून 1985 में जो है सुक्रेनो संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच जो है सीमा नियंत्रण समाप्त किया था। ठीक है, आपस में जो है सीमा को लेकर के काफी जो है टाइट रहता है हर देश, तो यहाँ पर जो है नियंत्रण समाप्त हो जाता है। बोले जनवरी 1986 में स्पेन पुर्तगाल यूरोपीय समुदाय में शामिल होता है। देखिए यहाँ पर 1986 में जो है स्पेन पुर्तगाल भी जो है यूरोपीय समुदाय में जो है शामिल हो जाता है कि जो भी यूरोप डिसीजन लेगा, है ना। यूरोपीय समुदाय बनाने में सबसे अगर कोई देश का प्रमुख जो है प्रभाव था तो उसका था फ्रांस का। ठीक है ना, ये इसी के नेतृत्व में जो है यूरोपियन समुदाय जो है बनाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए कि अक्टूबर 1990 आ गया, जर्मनी का एकीकरण। हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ के आ रहे हैं कि जर्मनी के अंदर एक बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में बांट दिया था। तो जब बर्लिन की दीवार जो है कब 1989 से गिरना शुरू हो गया था, 1989 से बर्लिन की दीवार जो है गिरनी शुरू हो गई थी, और 1990 में जो है पूरा कंप्लीट हो गया था गिर करके। इसलिए जर्मनी का जो है एकीकरण कब हुई थी, तो 1990 में हुआ था, अभी अक्टूबर में। ठीक है, और सोवियत संघ का विखंडन कब हो गया, जब पूर्वी यूरोप के देश जो है पश्चिमी गठबंधन में अर्थात नाटो में आकर के मिल गया, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, तब से जो है सोवियत संघ का विखंडन हो गया। और जो साम्यवादी देश पूंजीवादी को एडॉप्ट करता है उसको शॉक थेरेपी जो है विश्व बैंक कहा था, और शॉक थेरेपी का मतलब है कि पहले आघात करना फिर उपचार करना। ठीक है, चलिए, तो ये जर्मनी का एकीकरण से रिलेटेड था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुई थी, 1990 में। और एकीकरण का सबसे बड़ा पहलू क्या था, बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी, तो 150 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। देखिए ये हमेशा पूछेगा कि यूरोपीय संघ का निर्माण कब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट है। फरवरी 1992 में जो है यूरोपीय संघ का गठन किया गया, मॉस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, ये सारी जो है फैक्ट, ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन किया गया कि अभी जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो 28 देश है, ठीक है ना, वो आपस में क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा मिल करके। फिर क्या है कि बोल रहा है कि जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो। देखिए बोल रहा है कि यूरो कब बनाया गया, जानते हैं, 27 देश में 21 देश जो है यूरो अपना करके रखा, एक ही तरह के करेंसी को अपना करके रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए नई मुद्रा यूरो कब बनाई गई, जनवरी 2002 में, भी याद रखना है। उस समय जब यूरो बनाई गई थी 12 सदस्य देश जो है एडॉप्ट किया था, नहीं अपनाया था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 2004 में क्या किया। मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। धीरे धीरे जब देखा कि यूरोपीय यूनियन जो है आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, सहयोग करता है एक दूसरे देशों को, तब से जो है जो देश यूरोपीय यूनियन में नहीं मिला था, 2004 में काफी बड़े पैमाने पर जो है यूरोपीय यूनियन में यूरोप के देश शामिल हो जाते हैं। अब जनवरी 2007 में देखिए यहाँ कहता है कि बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल होता है। धीरे धीरे जो है यूरोपीय यूनियन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा डेवलप होने लगता है, तो यूरोप के जितने भी देश हैं, छोटे छोटे देश, सब जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल होने लगते हैं, और संख्या धीरे धीरे 12 से 27 हो जाता है ना। जिस समय यूरोपीय यूनियन यूरो बनाया गया था, मात्र जो है 12 देश जो था उसमें हस्ताक्षर किया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। और देखिए जनवरी 2008 माल्टा और साइप्रस ने यूरो अपनाया। देखिए सब देश यूरो बना रहा है, जिसे भारत में करेंसी चलती है ना, INR, है ना, INR, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट वगैरह लगा हुआ रहता है, वो INR भारत में चलता है। उसी तरह यूरो भी जो है अमेरिका बोले सॉरी, यूरोप में चलता है। ठीक है ना, यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर चलता है। एक ही तरह का करेंसी जो है लमसम जो है 27 देशों में चल रहा है, 27 देशों में। कहाँ, यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हैं,
एक ही तरह का करेंसी तो बहुत आसानी होगी, एक दूसरे देश में जो है एक्सचेंज का मामला नहीं आएगा, ठीक है। सेम करेंसी इस देश में भी चल रहा है, उस देश में भी चल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि जनवरी 2009 में स्लोवाकिया ने यूरो को अपनाया। धीरे धीरे सब यूरो को अपना रहा है। एस्टोनिया भी जो है 2011 में यूरो को अपना लेता है। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ के सदस्य बनता है, यानी सदस्य भी और यूरो भी, वहाँ की करेंसी को भी अपना रहा है। 2014 में देखिए बोलता है कि लैटविया ने भी यूरो को अपना लिया। फिर जनवरी 2015 में लिथुआनिया ने भी यूरो को अपना लिया। तो जहां यूरो अपना रहा है, यूरोपीय यूनियन का जो करेंसी है, अगर एक ही तरह का करेंसी रहेगा तो एक दूसरे देश में लेन देन के लिए बड़ी आसानी होगी, बैंक को भी आसान होगा, एक्सचेंज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही कारण है कि सब देश जो है यूरो को अपना रहा था। बड़े की सत्ता के दो प्रमुख वैकल्पिक केंद्र, यूरोपीय संघ जो कि फरवरी ये भी याद रखना है, ठीक है ना, फरवरी 1992 में, और एक आसियान, अभी आसियान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आसियान और यूरोपीय संघ दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का तथा विवादों को सुलझाने में सफल रहा। यूरोपीय देश यानी 28 से लेकर, एक तो ग्रेट ब्रिटेन बाहर हो जाता है, लेकिन 27 देशों के अंदर जो भी समस्या होती है या आपसी विवाद होता है उसको सुलझाने में यूरोपीय यूनियन जो है काफी सफल हो जाता है। अब हो रहा है कि यूरोपीय संघ 1992 यह संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था है, एक दूसरे को क्या करता है, इकोनॉमिक कॉपरेट करता है, ठीक है। ये बदल कर ज्यादातर राजनीतिक होता है, अभी अब धीरे धीरे जो है कॉपरेटिव की जगह जो है ये भी जो है पॉलिटिक्स की ओर जाने लगा है। अब हो रहा है कि अब यह जो है जिस तरह नाटो जो है ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी पर विशेष ध्यान रखता है, उस तरह जो है यूरोपीय यूनियन पहले तो इकोनॉमिक कॉपरेट में रहा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी जो है राजनीति होना शुरू हो गया है। अब यहाँ जो है अब यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह जो है काम करने लगा है। अब सिर्फ अपने ही 27 देशों के अंदर बिजनेस नहीं कर रहा है, बल्कि जो है फॉरेन पॉलिसी भी ये अपनाने लगा है, पॉलिटिक्स को भी अपनाने लगा है, दूसरे देशों के साथ भी संबंध या ट्रेड रिलेशनशिप बनाया जा रहा है। अब यहाँ होता है कि इसके पास अपना झंडा, गाना, स्थापना दिवस सब और मुद्रा भी है, यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर अपना एक झंडा है। अभी झंडा मैंने बताया था, यूरोपीय यूनियन का झंडा जो रहता है उसमें जो है 12 इस तरह जो है स्टार होता है, ठीक है, छोटा छोटा इस तरह का सर्कल का 12 क्या होता है, स्टार होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ का अपना जो है राष्ट्रीय गान है। स्थापना दिवस तो हम लोग देख लीजिए फरवरी 1992 को जो है यूरोपीय यूनियन बना रहता है। उसके बाद वहाँ की मुद्रा यूरो है, तो कहना, लेकिन यहाँ संविधान नहीं बना पाता, एक बहुत बड़ी जो है कमियां है, जो यूरोपीय यूनियन जो है अपना एक चार्टर नहीं बना पाता है। अब बोल रहा है कि संविधान बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन बोल रहा है असफल रहा। संविधान बनाने का प्रयास 2003 में किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कहिए या चार्टर कहिए यूएनओ के हिसाब से, तो 2003 में जो है यूरोपीय यूनियन कोशिश किया था पर असफल रहा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है यूरोपीय संघ में 28 संप्रभुत्व राष्ट्र हैं जो सदस्य राष्ट्र के तौर पर इस तरह, देखिए 28 था लेकिन अभी वर्तमान में 27 है, ठीक है। एक तो ग्रेट ब्रिटेन बाहर हो जाता है, इस चीज को ख्याल रखना है। बोले कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया इत्यादि देश हैं, है ना। तो अभी टोटल कितने हैं, 27, ठीक है। बोले 1999 में जो है यूरोपीय संघ साझी मुद्रा यूरो शुरुआत किया, यानी यूरो जो है और देशों के साथ जो है धीरे धीरे जो है अपना साझा कर रहा है, ठीक है, जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया। अभी जो है 21 देश है, वर्तमान में 21 देश जो है यूरो को अपनाया, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी बुक में जो है कि पुराना डेटा दिया हुआ रहता है, लेकिन आप गूगल से भी देखेंगे, हालांकि किताब के अनुसार आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यूरोपीय संघ में लगभग 500 मिलियन नागरिक हैं। देखिए यूरोपीय संघ के अंदर जो है कितने लोग हैं, तो 500 मिलियन नागरिक रहते हैं। और यह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 31% योगदान करता भी है, यानी ये जो 500 मिलियन लोग हैं अपने यूरोपीय यूनियन के लिए जो है 31% जो है सहयोग करता है, योगदान करता है नेशनल इनकम में, सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में। बड़ा यूरोपीय संघ की 21 देश नाटो में भी शामिल है। देखिए 21 देश जो है नाटो में भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन में जो है टोटल 27 देश है या 28 देश है, उसमें जो है 21 देश जो है ना, यही 27 में से जो है 21 जो है नाटो का भी मेंबर है, जो अमेरिका के संगठन है। तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का भी कोऑपरेशन यूरोपीय यूनियन को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत तेजी गति से जो है पश्चात देश जो है डेवलप कर रहा है, यूरोप जो है काफी डेवलप किया है, ठीक है। इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल जाता है नाटो से, सैन्य सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ देखिए बोला यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए यूरोपीय संघ इतना अच्छा काम कर रहा है ना कि यूरोपीय संघ के अंदर जो है यूरोपीय संघ बहुत यश कमाया अपने कार्यकाल में, ठीक है ना। उन्होंने सुलहनामा, लोकतंत्र के मामले में, मानव अधिकारों के मामले में, है ना, काफी उन्नति और अपने नागरिकों को काफी योगदान दिया। यही कारण है यूरोपीय यूनियन को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। कब? 2012 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरोपीय यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो 2012 में किया गया। और क्यों किया गया? यूरोपीय यूनियन को नोबेल जो है, नोबेल शांति पुरस्कार जो है, क्यों जो है सम्मानित किया गया? तो शांति, सुलह और लोकतंत्र और मानव अधिकार के क्षेत्र में जो है काम किया था, ठीक है ना। लोकतंत्र, मानव अधिकार के क्षेत्र में जो है और उन्नति के क्षेत्र में काफी योगदान रहा किसका? यूरोपीय यूनियन का। इसलिए जो है 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ देखिए कि यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है। यहाँ बोला कि जबरदस्त आर्थिक डेवलपमेंट, राजनीतिक सैनिक प्रभाव, 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभर करके आई। बड़े सकल घरेलू, 2005 में तो अमेरिका से भी ज्यादा जीडीपी जो है यूरोपीय संघ के पास था। बोला है कि देखिए, बोल रहा है कि 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक थी, जो अमेरिका के डॉलर को जो है खतरा पहुंचा रहा था, ठीक है ना। बोला इसकी मुद्रा यूरो, अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है। अगर यूरोप के करेंसी यूरो, यानी यूरोपियन यूनियन का अगर करेंसी यूरो जो है काफी डेवलप कर जाएगा, विदेशों में भी इसका परचम रहेगा, तो डॉलर का कहीं ना कहीं महत्व घट जाएगा, ठीक है, यानी खतरा उसके लिए मंडराएगा। बोला कि विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी है। अभी जो है अमेरिका से ज्यादा जो है व्यापार पूरे विश्व में कौन कर रहा है? यूरोपीय यूनियन कर रहा है, ठीक है, जिसको मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ का? यूरोपीय यूनियन का। अब यहाँ पर देखिए 2 सदस्य देशों को विटो पावर मिली हुई है। 2 सदस्य देशों को विटो पावर मिला हुआ है, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से ही जो है 2 ऐसे देश हैं जिसको जो है यूएनओ का विटो पावर मिला हुआ है, यानी परमानेंट सदस्य है यूएनओ का। अब बोले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास? यूरोपीय यूनियन के पास। अमेरिका के बाद जो है यूरोपीय यूनियन के पास जो है सेना। अब यहाँ जो है यूरोपीय संघ की कमियां, देखिए हर संस्था का कुछ मजबूती पक्ष होता है तो कुछ कमजोरी भी होता है, कमियां भी होती हैं। अब यहाँ क्या है? बड़े सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो गए, यानी 27 में से ही अभी देखिए कि रूस जो है यूक्रेन पर जो है वार कर रहा था, तो यूरोपीय यूनियन उसको मदद नहीं किया। या फिर कहिए अमेरिका जब इराक पर हमला किया, किस पर? इराक पर हमला किया, है ना, तेल भंडार को लेकर के, तो उस समय जो है कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन वाला कहाँ रोका? अमेरिका को, ठीक है। यहाँ तक कि जर्मनी वगैरह उसको सपोर्ट कर दिया अमेरिका को। तो ये सारी चीजें जो हैं कमियां हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एग्जाम्पल के रूप में कि इराक पर अमेरिकी हमले का ब्रिटेन ने साथ दिया, किसका? अमेरिका का साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस जो है इराक के सपोर्ट में बात किया, जबकि जर्मनी और फ्रांस जो है इराक की सपोर्ट किया कि नहीं नहीं इराक के साथ ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन जो है किसका सपोर्ट कर दिया? अमेरिका का कर दिया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो ये तीनों जो है इराक का सपोर्ट करता, लेकिन जो है ब्रिटेन किसका सपोर्ट कर दिया? अमेरिका का सपोर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है यूरोपीय यूनियन के अंदर भी फूट थी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है यूरो मुद्रा को लागू करने का विरोध डेनमार्क। देखिए जो है डेनमार्क जो है बोला कि नहीं, सभी 27 देशों का करेंसी एकदम डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है? डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया। देखिए कुछ कुछ जो है यूरोपीय यूनियन में रह करके भी यूरो को नहीं माना, जिसमें डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। अब यहाँ जो है चलिए बच्चों हम लोग जो है यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में पहला था। और दूसरा जो है दक्षिण पूर्व एशिया कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र का संगठन है ना, जिसको आसियान कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव में इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और आसियान का पूरा नाम से भी रिलेटेड आपको पूछेगा हिंदी में या इंग्लिश में, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया, यानी अगर मान लेते हैं कि एशिया मान लिया जाइए, तो दक्षिण तो इधर हो गया यानी साउथ, और ईस्ट यानी पूरब यानी इधर वाले देश, ठीक है, इधर वाला जो देश है इधर हो गया आपका ईस्ट, यानी पूरब दक्षिण। तो पूरब दक्षिण के जो देश है उसी को क्या कहा जाता है? उस देश का संगठन है जिसको आसियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसियान, ठीक है, आसियान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे स्थापना कब हुआ था आसियान का, तो 8 अगस्त 1967 का। ये तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आसियान की स्थापना कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ठीक है। और हम लोग ये देखेंगे कि 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर कौन कौन साइन किया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस
और सिंगापुर। तो यहाँ पर देखिए कई गो देश हो रहा है, 1 2 3 4 और 5, 5 देश जो है मिलकर के आसियान को बनाया था। कब? 8 अगस्त 1967 को। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, यानी ये 5 देश मिलकर के जो है आसियान की स्थापना किया था। और इस प्रकार ये 5 देश आसियान के संस्थापक देश हैं। अब यहाँ बाद में जो है 5 और शामिल हो गया, जब आसियान का जो है कार्यशैली देखा गया, बहुत डेवलप कर रहा था, बूम कर रहा था इकोनॉमिक के क्षेत्र में, तो बाद में 5 और जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हो जाता है। देखिए यहाँ ब्रुनोई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया जो है ना, कब कब देखिए ब्रुनोई, दारुसलाम जो है 1984 में शामिल हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर वियतनाम 1990 में शामिल हुआ। उसके बाद जो है लाओस जो है 1997 में, और म्यांमार दोनों जो है 1997 में, और कंबोडिया जो है 1999 में जो है आसियान में शामिल हुआ। तो कुल मिलाकर के आसियान के अंदर जो है, आसियान के अंदर कितने सदस्य देश हो गया? 5 पहले से था और प्लस हो गया 5 और, तो टोटल जो है 10 सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अब इनके कार्यशैली के बारे में पढ़ते हैं कि आसियान जो 8 अगस्त 1967 में बना और संस्थापक देश 5 था। उसके बाद जो है बाद में 5 और शामिल हो गया, उनके कार्यशैली को देख करके, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख करके। इस प्रकार आसियान की सदस्य संख्या कितनी हो गई? तो 10 हो गया, ठीक है। अब बोले आसियान का मुख्यालय जकार्ता, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो स्थापना, स्थापना यानी कि सदस्य देश, और फिर जो है आसियान का मुख्यालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है ना। आसियान का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, आसियान बनने के पीछे क्या कारण था? तो हम लोग देख रहे थे कि पूरी दुनिया जो है 2 खेमे में बटी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर। जब ये 1991 को विखंडित हो जाती है ना, तो अकेला प्रभाव जो है ज्यादातर किस पर पड़ने लगा? यूएसए का प्रभाव पड़ने लगा। हालांकि जो है सोवियत संघ का विखंडन से पहले जो है आसियान बना हुआ था, 1967 में ही जो है बना हुआ था, लेकिन उतना फला फूला नहीं था, क्योंकि ये दोनों का जो है काफी प्रभाव था, डोमिनेंस था। लेकिन खास करके जब 1991 में जो है सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है, तब से जो है अमेरिका का वर्चस्व चलने लगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है जो दबे कुचले जो देश थे वो अपने बारे में सोचने लगा और एक नया विकल्प लेकर के आया जिसका नाम था आसियान, ठीक है। हालांकि इससे पहले हम लोग यूरोपियन यूनियन भी पढ़ के आ रहे हैं, चीन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या है आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक असैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन है। यहाँ सेना वाला नहीं है, जिस तरह नाटो जो था, नाटो, ठीक है। नाटो की स्थापना आप जान रहे हैं ना, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। और वारसा जो है 55 में बना था, जो रूस का था, वारसा, वारसा पैक्ट, ठीक है। वारसा पैक्ट जो है कब बनी थी? वारसा पैक्ट जो है 1955 में बना था। ये जो है सोवियत संघ का संगठन था। ये सब जो है सैन्य संगठन है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आसियान की बात कर रहे हैं, तो आसियान जो है ना, बड़ा असैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठन है। एक दूसरे को जो है इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए बनाया गया, ना कि यहाँ सेना के लिए बनाया गया, ठीक है ना। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। चलिए पहला उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। बड़ा अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेकर के जो है, जो 10 देश आपस में जो है सहयोग करता है, जो है ना। उसके बाद जो है सांस्कृतिक लेन, यानी विचार का लेन देन करना, या फिर अपने धर्म का जो है एक दूसरे के साथ जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम करना, है ना, या फिर कह सकते हैं भाषा को एक दूसरे को सीखना, ये जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी हुआ है। उसके बाद समाज का मतलब है कि जब मान लिया जाए फिलीपींस में जो है कृषि काफी तेजी से प्रगति की थी, है ना। हरित क्रांति का जनक देश जो है फिलीपींस को कहा जाता है। तो फिलीपींस का कि अपने सदस्य देशों को जो है कृषि करना सिखाया कि उन्नत तरीके से जो है कैसे उत्तम किस्म का बीज को लेकर के जो है किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक डेवलपमेंट भी जो है वो करता है, ठीक है। कौन? आसियान। अब यहाँ पर देखिए बोला कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थापित करना। देखिए जो आसियान है, आसियान जो है यूएनओ का चार्टर, यूएनओ का जो संविधान है जिसको चार्टर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि यूएनओ को संविधान को क्या कहा जाता है? चार्टर। तो जो इन्होंने संविधान बना रखा है यूएनओ ने, उसी के अधीन जो है रह करके जो है आसियान चलाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थापित आसियान के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में साझे हितों के मामलों में परस्पर सहयोग और सहायता को बढ़ावा देना। देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है आसियान। आसियान जो है बोल रहा है कि परस्पर सहयोग और सहायता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। बोल रहा है कृषि की, जैसे हम लोग बोले कि आसियान के अंदर एक फिलीपींस देश है जो आसियान का सदस्य देश है, उसमें जो है
कृषि यानी हरित क्रांति का जो जनक जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई थी सबसे पहले फिलीपींस में हुआ था। और पूरी दुनिया को उन्होंने सिखाया कि कृषि को कैसे उन्नत तरीके से उत्पादन अधिक किया जा सकता है। अब उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन, संचार के साधनों का भी विस्तार करना। एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, ठीक है ना। किस किस मामले में, तो इंडस्ट्री के मामले में, व्यापार के मामले में, यातायात के मामले में। जैसे भारत में क्या है, रूस जो है, इंग्लैंड जो है, जर्मनी जो है, अमेरिका जो है, क्या कर रहा है, सहयोग करता है। उसी तरह जो है आसियान के अंदर जो जो भी सदस्य देश है, एक दूसरे देशों को क्या कर रहा है, उद्योग के मामले में, व्यापार के मामले में, यातायात के मामले में जो है कोऑपरेट कर रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्षेत्र के लोगों को शोध एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं में पारस्परिक सहयोग प्रदान करना। देखिए किसी देश का डेवलपमेंट किसे होता है, अनुसंधान से होता है, शोध से होता है, वहाँ के लोगों को स्किल देने के बाद होता है। तो आसियान क्या कर रहा है, वहाँ के विद्वानों को जो है वो क्या कर रहा है, शोध की व्यवस्था, लाइव की व्यवस्था किया गया है, नई नई चीजों के आविष्कार करने की जो है टूल्स वगैरह व्यवस्था किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को लिटरेट किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक बूम होती है, यानी कह सकते हैं आर्थिक प्रगति होती है काफी तेजी गति से, ठीक है ना। जब तक वहाँ के देश की जनता अगर शिक्षित नहीं होगा, उस वहाँ स्वस्थ नहीं होगा, वहाँ के लोगों के हाथों में स्किल नहीं होगी, तब तक कोई भी संगठन जो है अपने देशों को विकास नहीं कर सकती है। लेकिन आसियान ने क्या किया, शोध व्यवस्था करवाया, प्रशिक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में जो है, ट्रेनिंग के क्षेत्र में जो है उन्होंने कोऑपरेट किया अपने देशों को। यही कारण है कि आसियान ने यश कमाया, नाम कमाया, ठीक है, कम समय में। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि समान उद्देश्यों वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निकट संबंध स्थापित करना, एक दूसरे को जो है निकट आना है, यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे को इस तरह कोऑपरेट किया जाए कि संबंध जो है मधुर बने, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मामले में। फिर आगे है कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली मतलब आसियान स्टाइल, ठीक है। यहाँ का शैली क्या, काम करने के तरीका क्या है, बोले अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का नया उदाहरण है। देखिए यहाँ पर टकराव रहित बोल रहा है, कोई एक दूसरे के सीमा विवाद हो या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, है ना, या कह सकते हैं करेंसी को लेकर के हो, कभी टकराव नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे को सहयोग किया, मेल मिलाप किया, ठीक है, का उदाहरण पेश किया है दुनिया के सामने। तो यही कारण है कि आसियान ने काफी यश कमाया, नाम कमाया, इसे ही आसियान शैली कहा गया। इतना अच्छा से आसियान जो है अपने देशों को कोऑपरेट करके जो है डेवलपमेंट किया, यही कारण है कि दुनिया में जो है नाम कमाया, यश कमाया, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, आसियान शैली कहा जाता है। और कि सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन है, जो है ना, यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा तेजी से जो है आसियान जो है डेवलप किया है। और आसियान के 3 स्तंभ है, बोल रहे कि द 3 पिलर ऑफ आसियान। देखिए 3 पिलर के बारे में अगर हम लोग को याद रहे तो आसियान तो आपको पूछने ही वाला है, 100% जो है 12th वाले बच्चों को ये आने वाला आसियान। फिर कहता है कि आसियान सुरक्षा समुदाय। देखिए यहाँ पर एक समुदाय बनाया था, बिना सोसाइटी का जो है किसी भी संगठन का जो है डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और एक सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना काम था, बात विचार से जो है विवादों को सुलझाना था, ना कि जो है हथियार का इस्तेमाल करना था। बोला कि हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, कि एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। शांति और सहयोग को भी बढ़ावा देना है, कि देश के अंदर जो है अपनी जनता का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर अनिवार्य वस्तु हो, उसको शांतिपूर्वक जो है प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए आसियान आर्थिक समुदाय, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक सोसाइटी भी बनाया गया, ताकि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश होंगे वो आसियान क्या करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। बोला कि साझा बाजार, जो मान लिया जाए काफी उत्पादक कर रहा है जो देश, ठीक है ना, तो जिस देश में वो संसाधन नहीं तो वहां जाकर के अपना व्यापार कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है साझा बाजार और मुक्त व्यापार बढ़ाना, यानी जैसे मान लिया जाए कि फिलीपींस जो है कृषि के मामले में बहुत आगे, यहाँ गेहूं उत्पादन होता होगा तो सिंगापुर में जाकर के बेचता होगा, कहाँ, तो सिंगापुर में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है कि फिलीपींस जो है जाकर के सिंगापुर में मान लिया जाए अपना कृषि उत्पाद को बेच रहा है, तो यहाँ अगर बेच रहा है तो इसको आसानी से खाद्यान्न मिल जा रहा है, इसको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जा रहा है। तो यही कारण है कि एक दूसरे को साझा बाजार और मुक्त व्यापार, यानी कोई टैरिफ जो है सिंगापुर फिलीपींस पर नहीं लगा रहा है, मुक्त व्यापार करने का बढ़ावा है, ठीक है। इसे ज्यादा से ज्यादा फिलीपींस और उत्पादन करने की कोशिश करेगा, सिर्फ सिंगापुर के ही नहीं बल्कि जो है 10 देशों में बेचता होगा, और वे सारे देश भी जो है फिलीपींस में आकर के बेचता होगा। तो इससे क्या है कि इकोनॉमिक सहयोग हो जाता है, बिना टैरिफ का, बिना जो है व्यापार, मुक्त व्यापार। अब बोल रहे कि आर्थिक विवाद का सुलझाना, यानी जो है इकोनॉमिक अगर कोई प्रॉब्लम हो आपसी 10 देशों के अंदर, आसियान के अंदर, तो उसको बात विचार से सुलझाने का काम जो है आर्थिक समुदाय ही करता था। अब यहाँ तीसरा में है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। बोला कि आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए भारत में 15 अगस्त है, तो क्या करते हैं कि यूरोपियन यूनियन वाले को इन्वाइट कर दिए या आसियान वाले को इन्वाइट कर दिए, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है या जो भाषा का यूज होता है, खान पान का यूज होता है, वहाँ के जब आएंगे
संगठन का देश, या नाटो के इनवाइट किया तो नाटो से आया, ठीक है ना। तो इस तरह अगर दूसरे देश से अगर हमारे देश में आएगा तो यहाँ के संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ की भाषा सीख करके जाएंगे, तो इससे क्या होगा, सांस्कृतिक विकास होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह आसियान में भी क्या करता है कि एक दूसरे देश के यहाँ व्यापार के लिए जाता है, तो कई एक तरह के जो है डेवलपमेंट होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलती है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कैसे हुआ, जो है आपस में एक क्षेत्र नहीं बोल रहा है कि मंच बनाया, स्टेज बनाया, तो उस स्टेज तक जो है कोई भी 10 देश जो है आकर के ट्रेडिंग कर सकता है, और इसकी स्थापना जो है 1994 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, आसियान देशों की सुरक्षा। एक मंच, जब मान लिया जाए आसियान देश पर कोई हमला करता है ना, यानी आसियान के 10 मेंबर है, तो 10 में से किसी एक पर कोई बाहरी संगठन वाला या बाहरी देश जो है आक्रमण करता है, तो क्या होगा कि इस मंच के द्वारा जो है 10 देश मिल करके उस पर जो है क्या करेगा, आक्रमण करेगा, या कह सकते हैं कि इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। बड़े आसियान देशों की विदेशी नीति में तालमेल बनाए रखना, इसलिए मंच बनाया गया कि आप जो है आप अपनी समस्या जो है आसियान के ऑफिस में जकार्ता में जाकर के आप रख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है इस मंच के द्वारा ही जो है उसकी समस्या दुरुस्त किया जाए। अब आसियान विजन 2020 क्या है, बोला है कि ये क्वेश्चन भी पिछले बार पूछा हुआ है। आसियान की विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका, यानी अब जो है डोमेस्टिक के साथ साथ जो है अब जो है फॉरेन पॉलिसी पर भी इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। बहिर्मुखी क्या है, अपना संगठन देशों के अलावे भी जो है दूसरी विश्व के देशों के साथ जो है या अपने कॉन्टिनेंट के देशों के साथ जो है वो व्यापार करने के बारे में साझा करता है। बोल रहे कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को जैसे कह रहा है कि टकराव की जगह जो है बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। देखिए यहाँ पर जो है कि लड़ाई अगर करते हैं, जिसे मनमुटाव होता है, शीत युद्ध होता है, लेकिन हथियार का यूज करना जो है आर्थिक के साथ साथ जान माल की हानि हो जाती है। इसलिए जो है आसियान क्या कर रहा है कि बातचीत को जो है आगे बढ़ाया जाए, बातचीत से किसी भी समस्या का जो है समाधान हो सकता है, ठीक है ना, वार करने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को जो है संभाला, और जो है बात विचार से ही जो है ये तिमोर की समस्या को सुलझाया था। अब यहाँ पर देखिए आसियान की भूमिका जो है और उसकी उपलब्धियां। देखिए आसियान भी बहुत अच्छा काम किया है ना, तो कुछ ना कुछ तो उपलब्धि हुई होगी, कुछ ना कुछ जो है नया चीजें आई होगी सामने। बोल रहे कि औपचारिक टकराव रहित, यानी आपस में झगड़ा ही नहीं कभी हुआ। फिर बोल रहे सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण पेश करके आसियान की काफी जो है यश कमाया, नाम कमाया, और आज इसको आसियान शैली भी कहा जाता है। अब ये भारत के साथ भी अच्छा संबंध है आसियान का, ठीक है ना। मोदी भी यहाँ पर जो है आसियान के सम्मेलन में शामिल हुए हैं, तो आसियान जो है भारत को काफी कोऑपरेट किया, खास करके फिलीपींस हो, सिंगापुर हो, ये सारे जो है भारत को कोऑपरेटिव करते हैं, यानी कोऑपरेट करते हैं। 2003 में जो है आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में प्रयास किया गया। देखिए जो आसियान किन किन क्षेत्रों में बुराई की सुरक्षा समुदाय, यानी आपस में जो है कोई देश जो है बिना टकराव का, है ना, आपसी सहयोग करेंगे। फिर बोलता है कि आर्थिक समुदाय जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको कोऑपरेट करना। सामाजिक सांस्कृतिक, मान लीजिए रहन सहन यानी भाषा को लेकर, खान पान को लेकर के अगर बहुत निम्न स्तर है तो ये आसियान एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। फिर बोला समुदाय के आधार पर जो समुदाय आसियान समुदाय बनाने की कोशिश किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता, यानी यूरोपीय यूनियन जो जिस तरह का काम अपने सदस्य देशों के साथ कर रहा था, उस तरह जो है आसियान भी अपने सदस्य देशों के साथ और फॉरेन पॉलिसी भी लागू किया। देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं कि भारत में आसियान संबंध किस तरह, भारत और आसियान के बीच जो है रिलेशन कैसा है। बोल रहा है आसियान की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में अपनी विदेश नीति में आसियान विशेष महत्व नहीं दे रहा था, नहीं बोल रहे आसियान का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छा हो, और जो सदस्य देश हैं 10, ठीक है, इसी पर हम काम करेंगे, ठीक है ना, बाहर उतना नहीं, अपने ही सदस्य देशों के साथ जो है आर्थिक साझा करेंगे, बाजार साझा करेंगे, समाज को साझा करके जो है डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, परंतु 1991 में क्या होता है, 1991 में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आपको याद रखना होगा। 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और पूरी दुनिया जो है शॉक थेरेपी को अपनाता है। शॉक थेरेपी का मतलब समझते हैं, शॉक थेरेपी का मतलब है कि साम्यवादी अपनाने वाले देश पूंजीवादी को जब अपना लेता है तो उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। और इस शॉक थेरेपी का शब्द कौन लेकर आया, विश्व बैंक और आईएमएफ लेके आया, ठीक है ना। आईएमएफ का कहना था कि पहले आघात फिर उपचार, यानी सोवियत संघ का जो आइडियोलॉजी था, विचार था, उसको छोड़ करके अमेरिका की विचारधारा को अपनाया। और यही कारण है कि पूर्वी यूरोप के देश जो है सोवियत संघ की विचारधारा को छोड़ करके पूंजीवादी अपनाता है और सोवियत संघ 1991 में विघटित हो जाती है। दूसरी तरफ 1991 में जो है भारत न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाता है। भारत जो है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाता है, ठीक है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत जो है भारत 3 चीजें लेकर आता है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो है
लिबरलाइजेशन, ठीक है, एलपीजी लेकर के आता है, एलपीजी जी है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे भारत जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दर्जा इसको दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब थे भारत में, ठीक है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है भारत का एक स्लोगन दिया गया था, भारत द्वारा पूरब की ओर देखो नीति, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत को क्या कहा कि अब जो है पूरब की ओर देखो की नीति अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरब में कौन है, आसियान है, क्योंकि मान लेते हैं ये एशिया है, ठीक है ना, तो भारत तो यहाँ है दक्षिण एशिया में, और इधर जो है आसियान था, तो इसलिए बोला क्या पूरब की ओर देखो, तो इधर क्या है, पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, उत्तर है, एशिया है, अब यहाँ दक्षिण है ना, मान लीजिए ये जो है आपका एशिया है, तो एशिया का जो पूरब साइड था वो आसियान था, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्लोगन दिया था, पूरब की ओर देखो नीति, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि आसियान के साथ जो है ट्रेडिंग रिलेशनशिप बनाना चाहिए, काफी समृद्ध है आसियान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको स्वीकार भी करने के बाद जो है आसियान और भारत के बीच महत्वपूर्ण सहयोगात्मक संबंध स्थापित हुए, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने स्लोगन दिया, और आसियान के साथ जो है अच्छा और सहयोगात्मक संबंध को स्थापित करने में सफल भी हो जाते हैं। आसियान और भारत में पहली वार्ता कब होती है, वो 2001 में, ठीक है। ब्रुनई शिखर सम्मेलन में भारत के साथ आसियान का नियमित रूप से शिखर वार्ता का निर्णय लिया गया, कभी नियमित रूप से यानी बराबर जो है आसियान और भारत के बीच जो है एक सम्मेलन होगा और अपनी अपनी समस्या जो है रखेगा, ठीक है। कब से, 2001 से। और अटल बिहारी वाजपेयी कब बोले थे पूरब की ओर देखो की नीति, तो 1991 में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि श्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल जो है 2018 के गणतंत्र दिवस पर भारत आने के लिए आसियान के सभी सदस्य देशों के नेताओं को क्या आमंत्रित किया था कि आप भी जो है भारत आइए, ठीक है। चलिए, नरेंद्र मोदी जो है 2018 में आसियान को 26 जनवरी के दिन जो है आसियान के सदस्य देशों को क्या न्योता दिया था, ठीक है ना, और आया भी था। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार आसियान के साथ जो है भारत का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में जो है पारस्परिक सहयोगात्मक संबंध है, यानी जो आसियान जो है भारत को क्या करता है, कोऑपरेट करता है, ठीक है। और भारत भी क्या करता है, आसियान को कोऑपरेट करता है, किन किन मामलों में, तो पॉलिटिक्स के मामले में, सामाजिक के मामले में, सांस्कृतिक के मामले में, वैज्ञानिक के मामले में, सूचना के मामले में, ये सारे जो है एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ, चीनी अर्थव्यवस्था का उदय कब होता है, तो चीन जो है चीन की स्वतंत्रता, हालांकि चीन गुलाम नहीं रहता बल्कि ब्रिटेन के अधीन हो जाता है, तो ब्रिटेन से कब छुटकारा मिलती है चीन को, तो 1 अक्टूबर 1949 को। देखिए भारत जो है आजाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर चीन कब आजाद हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को। भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ चीन, लेकिन भारत से काफी संपन्न और सशक्त है, क्यों, क्योंकि वहां का इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही अच्छा है। ये चौथा विकल्प है। पहला तो हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ के आए, फिर ये आसियान के बारे में पढ़े, अब चीनी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे होता है। चीन जो है पूरी दुनिया में जो है मल्टीनेशनल कंपनियां बना करके जो है पूरी दुनिया में अपनी वस्तु और प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो ये चौथा विकल्प लेकर के आया, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डोमिनेंस को रोकने में चीन का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब बोल रहे कि चीन की स्वतंत्रता जो है 1 अक्टूबर 1949 को हुआ, भारत के बाद जो है भारत ये आजाद हुआ, और कौन सी पार्टी जो है कह सकते हैं कि चीन को आजाद किया, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी स्थापना कौन किया था, माओ त्से तुंग, ठीक है, माओ त्से तुंग के द्वारा जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है क्या हुआ था, बना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ देखिए चीन का जो अर्थव्यवस्था है, चीन के उत्थान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था का जो उत्थान कैसे हुआ, तो चीन जितना आज विकसित हुआ है यह सब नई आर्थिक नीतियों का कारण है, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है जब चीन लेके आया तब से चीन जो है अमेरिका के डोमिनेंस को रोकने में सफल रहा है। अब 1978 में मुक्त द्वार की नीति, देखिए यहाँ पर पहले चीन जो है ना बंद अर्थव्यवस्था था, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है जानते हैं, जहां से आयात निर्यात ना के बराबर होता है, लेकिन 1978 में जो है चीन जो है एक नीति लेकर के आया, मुक्त द्वार, अपना द्वार खोल देता है व्यापार के लिए, कोई भी देश जो है मेरे साथ व्यापार कर सकता है और हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कब, 1978 में। इससे पहले जो है चीन क्या था, बंद अर्थव्यवस्था था, ये अपने देश के अंदर ही जो है राष्ट्रीय लेन देन करता था, अंतर्राष्ट्रीय नहीं करता था, ठीक है। अब वो की नीति अपनाने के बाद जो है चीन की बहुत तरक्की हुई, जब जो है मुक्त द्वार की नीति अपनाया 1978 में, तब से जो है चीन की इकोनॉमी जो है काफी बूम कर गया, उन्नति किया। अब कि मुक्त द्वार अर्थात ओपन क्लोजर की नीति जो है डेंग स्वायोपेंग ने अपनाई थी, देख रहे हैं नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, डेंग स्वायोपेंग ने अपनाई थी,
जो पूरी दुनिया के देशों के साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके। तो जितना व्यापार करने लगा उतना चीन का जो है इकोनॉमी डेवलप होने लगा। तो इनका नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहता है कि चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार के देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन जो है 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अभी जितना चीन मोबाइल बनाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना, उतना कोई देश नहीं बनाता है। तो अमेरिका से कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। कौन? चीन। जिस रफ्तार से उनका प्रोडक्ट जो है बिकता है भारत के अंदर या अन्य देशों के अंदर, तो ये लगता है कि अमेरिका से आगे निकल जाएगा। 2040 तक का आंकड़ा रखा गया है। बड़ा इसी कारण जो है चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में जो है चीन का प्रभाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1950 के दशक में चीन कैसा था। अब यहाँ देखिए बोला 1949 में तो आजाद हुआ, माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति। देखिए जो है अगर पूछा जाए कि सोशलिज्म रेवोल्यूशन जो है यानी साम्यवादी क्रांति जो है किसके नेतृत्व में आया, तो माओ के नेतृत्व में। कब? 1949 में। यानी चीन की क्रांति कब हुई? अगर इसको साम्यवादी क्रांति नाम दे करके चीन की क्रांति कब हुई? तो 1949 में भी याद रखना है। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुआ था, ठीक है। ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। रूस की क्रांति 1917 में और चीन की क्रांति 1949 में, जिसको साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी चीन जो है क्या एडॉप्ट किया था? साम्यवादी अपनाया था। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादक के सभी क्षेत्र सरकार के नियंत्रित में होता है ना, या उसका सरकार जो है स्वामित्व होता है, मालिक होता है, तो उसको साम्यवादी कहते हैं। और भारत में जो है हरित क्रांति कब हुआ था? 1967 में हुआ था, 67-68 में हुआ था, ठीक है ना। तो भारत कितना पीछे, भारत जो है, भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967-68 में। और पूंजीवादी कब अपनाया? 1991 में अपनाया भारत। तो बहुत पीछे भारत जो है रेवोल्यूशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे जो है चीन आजाद होता है अक्टूबर 1949 को, वहां क्रांति आ जाती है। और भारत को क्रांति लाने में आजाद हुआ 47 में और रेवोल्यूशन लाने में जो है 67-68 लगे, बहुत साल लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ जो है यही कारण है कि चीन के मुकाबले में भारत थोड़ा पीछे है। बड़ा कि अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास कर रही है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना 3.5% से मुश्किल से जो है जीडीपी डेवलपमेंट होता है ना। इसको हिंदू वृद्धि दर भी कहा जाता है। भारत की जो जीडीपी है यानी अर्थव्यवस्था है 3.5% के हिसाब से औसतन जो है डेवलपमेंट करता है। जीडीपी जो है भारत का 3.5% के दर से वृद्धि करता है। लेकिन चीन का देखिए, चीन क्या कर रहा है? 5 से 6% की दर से जो है विकास कर रही है। और जनसंख्या देख रहे हैं, जनसंख्या 2 से 3% चीन में बढ़ रहा है। और भारत में काफी तेजी से जनसंख्या चीन को भी पार कर गया है, इतना तेजी से जो है बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है कि जो नुकसानदायक थी, है ना, अगर मान लिया जाए जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ता है तो किसी भी देश के लिए नुकसान है, क्योंकि संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या दबाव अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगेगी। अब यहाँ बड़े 1970 के दशक में यहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। 1970 के दशक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया इकोनॉमी के मामले में। बड़े 1972 में अमेरिका का संबंध सुधारा। जो अमेरिका के साथ जो इसका संबंध खराब था, 1972 में जो है सुधारने की कोशिश किया, क्योंकि वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी था। चीन कैसा देश था? तो साम्यवादी था। तो चीन साम्यवादी के अलावे भी अमेरिका के संबंध बनाने का मतलब है कि पूंजीवादी की ओर भी जा रहा है। तो मुझे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादक के सभी क्षेत्रों पर निजी हाथों का स्वामित्व होता है। किसका होता है? निजी हाथों का, ठीक है ना। फिर कहता है 1973 में चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रयास किया, यानी मॉडर्नाइजेशन करने का। देखिए जो है 1973 में चाउ एन लाई, इनका नाम भी याद रखना है, 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। पहले किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है उसका कृषि। अगर कृषि में सुधार किया गया, किसानों की स्थिति में सुधार किया गया, तो देश स्वतः डेवलप कर जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री के मामले में भी, सेना के मामले में भी, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में जो है 1973 में आधुनिकीकरण करने की कोशिश किया। यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज सत्रीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 1950 के दशक में चीन 1949 माओ के नेतृत्व में साम्यवादी की स्थापना हुआ था, ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ देखिए बोला कि रूप से पिछड़े चीन ने साम्यवादी दुनिया से रिश्ते जोड़े और तथा पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ लिए थे। यानी शुरुआत में जो है चीन का किया था कि पूंजीवादी से मुंह मोड़ लिया था। यानी कुल मिलाकर के चीन जो है यूएसएसआर में शामिल था। आपको बता दे रहे, चीन जो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में मिला हुआ था। यही कारण है कि साम्यवादी दुनिया से नाता जोड़ा था, रिश्ता जोड़ा था, और पूंजीवादी दुनिया से नाता तोड़ा था। लेकिन धीरे धीरे 1973 आते आते चीन जो है पूंजीवादी की ओर आने लगा। कब? 1973 में, ठीक है। 1973 में जो है अमेरिका से संबंध जो है सुधारने लगे। अब बोला कि ऐसे में अपने संसाधनों के अलावा गुजारा करने का और कोई रास्ता ना था। अगर मान लीजिए सिर्फ साम्यवादी को अपनाता है तो सिर्फ साम्यवादी के साथ व्यापार करेगा, तो ऐसे में तो है
कि अपने संसाधनों से गुजारा करना इतना आसान नहीं था, दूसरे से सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। बोला है कि खेती में अपने संसाधनों के अलावा गुजारा करने का और कोई रास्ता ना था। अगर हम साम्यवादी को अपनाते हैं और अगर हम पूंजीवादी की तरफ नहीं जाते हैं तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया कि अपने संसाधनों के अलावा गुजारा करने का और कोई रास्ता नहीं था। खेती से पूंजी निकालकर कहाँ लगाने लगे? उद्योग में जो है लगाया जाता था। खेती से पूंजी निकाल करके देखिए कहाँ पूंजी लगाया जा रहा है? उद्योग में लगाया जा रहा है। तो यही कारण है कि चीन आगे बढ़ गया। और हम लोग यहाँ का उद्योग से पैसा लगा निकाल करके खेती में लगाया जाता है और खेती का जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादक क्षमता होता है, बहुत कम होता है। और आज भी भारत में जो है 46.1% लोग जो है कृषि पर लगे हुए हैं, ठीक है। और अमेरिका में मात्र 2 से 3% लोग कृषि कर रहा है। चीन में भी 2 से 3% लोग कृषि कर रहा है, बाकी लोग अन्य क्षेत्र में है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में लगा हुआ है। तो भारत में जब तक किसानों की स्थिति को नहीं सुधारा जाएगा, यानी कह सकते हैं कृषि में उत्तम किस्म का बीज हो गया या फिर मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इरिगेशन हो गया, अगर सुधार नहीं किया जाए तब तक जो है भारत की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अब कि विदेश मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा की कमी थी, चीन के अंदर जो है फॉरेन करेंसी की कमी थी, लेकिन जब से वो ओपन डोर कर दिया यानी खुले द्वार की नीति अपनाया, तब से जो है उनकी इकोनॉमी में बूम आ गया, यानी तरक्की आ गई है। इसलिए आयात होने वाले सामान को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर बनाना शुरू किया। देखिए यहाँ जो है अपने पर डिपेंड रहने लगा, तो धीरे धीरे जो है ना अपने ही देश के लोगों में स्किल देने के शुरू किया और वस्तुओं को बनाना शुरू किया। जैसे अपने देश के अंदर जो है बनाना जो है शुरू कर दिया तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया और फॉरेन करेंसी चीन के अंदर आने लगा। अभी 1978 में देश की साइहोपेंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, उसके बाद से चीन में तेजी से विकास करने लगा। अब यहाँ जो है चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। शॉक थेरेपी क्या है बच्चों? अभी हम जो है शॉक थेरेपी के बारे में बताए थे। शॉक थेरेपी आपको पूछेगा। शॉक थेरेपी शब्द जो है विश्व बैंक लेके आया था। कौन लेके आया था? विश्व बैंक, ठीक है। आपको यह याद रखना है। विश्व बैंक के साथ साथ IMF जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है शॉक थेरेपी कहा था, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है? जब साम्यवादी को छोड़कर जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कोई देश अपनाता है ना, तो उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। और विश्व बैंक जब तब कहा था जब पूर्वी यूरोप के साम्यवादी वाला देश जब अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी को अपनाया था, तो विश्व बैंक ने कहा था कि ये तो शॉक थेरेपी है। और शॉक थेरेपी का अर्थ होता है पहले आघात फिर उपचार, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि चीन जो है शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, अर्थात साम्यवादी से छोड़कर ये पूंजीवादी की ओर नहीं गया, यानी अपने साम्यवादी पर ही ये विश्वास करता था, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था में चरणबद्ध ढंग से जो है विकास करना शुरू कर दिया। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। देखिए यहाँ प्राइवेटेशन लिखा है, कब? 1982 में। कहीं ना कहीं 1982 में जो है ये पूंजीवादी की ओर जाए। प्राइवेटेशन का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म, ठीक है। प्राइवेटेशन इज रेफर्स टू द कैपिटलिज्म, यानी निजी जो है पूंजीवादी को ही रेफर करता है। तो खेती जो है निजी हाथों में सौंपा गया, जिसके कारण जो है नित दिन जो है वो कह सकते हैं कि तरक्की करते गया, उत्पादन बढ़ते गया। फिर 1998 में उद्योग का भी निजीकरण कर दिया, भी प्राइवेटेशन कर दिया, प्राइवेट के हाथों में सौंप दिया और अपने प्रोडक्शन को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। देखिए 2001 में जाकर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ जो है जो ये शामिल होता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ। अब यहाँ जो है भारत और चीन संबंध पर चर्चा है, ठीक है। यानी चीन जो है काफी इकोनॉमी में अपना तरक्की किया, तो भारत चाहता है कि हम चीन का फायदा उठाएं, इसलिए चीन के साथ भी संबंध अपना बनाया था। अभी पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं आसियान, तो आसियान के साथ भी अच्छा संबंध बनाया। यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत जो है अपना संबंध बनाने की कोशिश किया। तो भारत जो है सिर्फ संबंध बनाने से नहीं होगा, बल्कि जो है अपना डोमेस्टिक पॉलिसी को अच्छा करने से होगा, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी अच्छा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपना पॉलिसी यानी डोमेस्टिक पॉलिसी को जब तक नहीं करेगा, सबके साथ संबंध बनाए, लेकिन कहाँ चीन का टक्कर दे पा रहा है। संबंध बनाना और खुद के डोमेस्टिक पॉलिसी पर काम करने में अंतर है। जब देखिए अमेरिका में भी जो है डोमेस्टिक पॉलिसी लाया था, जब बिल क्लिंटन जो है राष्ट्रपति कह सकते हैं अमेरिका का बने थे, तो उस तरह भारत को भी जो है डोमेस्टिक पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, विशेषकर एग्रीकल्चर में। अब ये बोला कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था जब भारत और चीन के बीच संबंध बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का नारा दिया गया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत प्रसिद्ध था। बोला कि चीन भारत का 1962 में युद्ध हुआ। चीन और भारत के बीच जो है कब युद्ध हुआ था? 1962 में। भारत हार गया था इस युद्ध में। भारत का हो गया था, हार गया था। चीन काफी उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है और चीन का मुकाबला करना भारत की बस की बात नहीं थी। बोला कि सीमा विवाद जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। देखिए चीन का है तिब्बत को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। तिब्बत के जो प्रधानमंत्री थे दलाई लामा, वो भारत भाग करके आ गए थे कि हमको बचा लो भारत, है ना, क्योंकि चीन जो है हम पर आक्रमण किया है। तो यही कारण है कि भारत जो है तिब्बत के प्रधानमंत्री को बचाया रखा था या प्रोटेक्शन दिया था। यही कारण है कि चीन और भारत के बीच जो है लड़ाई हुई थी सीमा विवाद को लेकर 1962 में। बोला कि दलाई लामा
ने भारत की शरण लेकर भागी, है ना, जो भारत में शरण ले लिया, कौन, दलाई लामा। अब बोला कि इसी कारण जो है भारत और चीन के बीच एक समझौता हुई थी, पंचशील समझौता। और पंचशील समझौता कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच जो है जब संबंध सुधारने की बात थी, या चीन के उभरता हुआ अर्थव्यवस्था के साथ भारत के संबंध के बारे में, तो वहां एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पंचशील। और इसकी समझौता जो है 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को। बोला कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता का, अखंडता मतलब तोड़ना नहीं है, और प्रभुसत्ता का मतलब जो भी कानून है चीन के अंदर या भारत के अंदर, एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। बोले एक दूसरे पर आक्रमण ना ही करेंगे। बोले कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। भारत और चीन जो है समझौता किया ना, भारत चीन पर आक्रमण करेगा ना, चीन जो है भारत पर आक्रमण करेगा। लेकिन 1962 में आक्रमण क्यों किया जानते हैं? क्योंकि तिब्बत के जो प्रधानमंत्री होता है, तिब्बत पर कब्जा चीन करता है, और तिब्बत के प्रधानमंत्री भाग करके जो है भारत का शरण ले लेता है, और भारत जो है दलाई लामा को सुरक्षा देता है। यही कारण है कि चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि यहाँ पर कहा था प्रभु सत्ता का सम्मान करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरे पर जो है आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। देखिए तीसरा पॉइंट कहता है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, लेकिन भारत तो दखल दे दिया, तिब्बत के प्रधानमंत्री दलाई लामा को शरण दे दिया। यही कारण है कि चीन 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। देखिए चौथा कहता है कि समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेगा। अगर भारत चीन पर भी पार करता है या चीन भारत पर भी पार करता है, तो दोनों लाभ की नीति को अपनाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। ये 5 नीति जो है भारत और चीन के बीच बनी थी, इसी को पंचशील समझौता कहा जाता है। और पंचशील समझौता कब हुई थी, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछिएगा 12th के बच्चों को, पंचशील समझौता क्या है, ठीक है ना। भारत चीन संबंधों में सुधार, 1962 युद्ध के बाद लंबे समय तक संबंध समाप्त रहे, यानी जब युद्ध हो गई भारत चीन के बीच 1962 में, तो दोनों के बीच जो है संबंध खराब हो गए थे, है ना। लंबे समय तक दोनों के बीच जो है कोई रिश्ता नहीं हुआ था। 1970 के दशक में चीन ने राजनयिक के नेतृत्व बदला और चीन और भारत के संबंधों में सुधार के लिए जो है प्रयास किया गया। फिर देखिए यहाँ पर वर्ष में 8 साल लग गया दोनों के बीच संबंध फिर से बनाने में, और जो है चीन और भारत के बीच जो है संबंध को सुधारने का प्रयास किया गया। अब यहाँ देखिए 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक वार्ता शुरू की गई, है ना, जो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सटा हुआ जो है तिब्बत, है ना, तो तिब्बत तो चीन जो है तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, तो वही सीमा को सुलझाने के लिए जो है एक वार्ता हुई। फिर बोला है कि 1981 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। 1981 में जो है कौन गया, चीन, तो राजीव गांधी, ठीक है ना। फिर बोला संबंधों को सुधारने का प्रयास किया, वहां वार्ता किया गया। चीन जाने के बाद जो है सीमा विवाद को लेकर के आपस में बात विचार किया। फिर देखिए 1999 में चीन से व्यापार 30% सालाना बढ़ रहा है, यानी क्या बोल रहा है कि 1999 से लगातार जो है चीन का व्यापार जो है भारत में काफी तेजी से बढ़ा है, 30% जो है बढ़ा है। बोल रहा है कि दोनों विभेद वालों मुद्दों को बातचीत से समझाने के लिए तैयार है, यानी बोल रहा है कि बातचीत से आपस में जो भी झगड़ा है उसको हम लोग सुलझा लेंगे। बोल रहा है कि चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच जो है चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर समझौता हुआ था, ठीक है। और इस तरह चैप्टर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है ना। और आपका चौथा चैप्टर जो है लगातार 1 2 3 4 चैप्टर का जो है पॉलिटिकल साइंस का मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जरूर देखें। और इससे जो है आपको नोट्स भी तैयार करें, कॉपी में अपना नोटबुक में जरूर लिखें, है ना, और एग्जाम का प्रिपरेशन में लग जाए। धन्यवाद।